हेलो प्लस टू क्लास, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ सीरीज़ या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और ईएमएफ सीरीज़? It is the series obtained by arranging the electrode in increasing order of their reducing strengths और E naught values। जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को उनकी इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या फिर E naught वैल्यूज़ के बेसिस पे लगाते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको एक EMF सीरीज़ दे के रखी है जिसमें मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अब जो ऑर्डर है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का, ऊपर को ये इंक्रीज़ कर रहा है और नीचे की तरफ को इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है मैंने, रिड्यूसिंग करेक्टर ऊपर को इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर नीचे को इंक्रीज़ करेगा। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, सबसे पहले जो भी सीरीज़ में ऊपर वाला एलिमेंट होगा, आपको ट्रिक बता देती हूँ याद रखने के लिए। पहले ए लिख देना, ए का मतलब एनोड, सी नीचे वाला एलिमेंट, सी मतलब कैथोड। ए पहले आता है यानी ऊपर वाली चीज़ एनोड होगी, सी बाद में आता है यानी नीचे वाली चीज़ होगी कैथोड। अब एक और चीज़, एन ऑक्स रेड कैट, मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल में, और जो रिडक्शन है वो कहाँ पे होगी? कैथोड पे। यानी एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन, यानी नीचे वाला एलिमेंट की क्या होगी? रिडक्शन होगी। एक और चीज़, अब ऑक्सीडेशन हुई है, दैट मीन्स वो होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हुई है दैट मीन्स वो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे? वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसकी ईएमएफ होता है ज़ीरो। जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ को एलिमेंट होते हैं उनके ईएमएफ वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं सीरीज़ में, जो नीचे लाइक करते हैं सीरीज़ में, उनकी ईएमएफ वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो इस तरह से होता है, यानी ऊपर को रिएक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है डिफरेंट एलिमेंट्स में। जैसे अगर आपसे एक पूछा जाए कॉपर, दूसरा पूछा जाए जिंक, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर कम रिएक्टिव होगा। वैसे पूछा जाए आयरन एंड जिंक, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन कम रिएक्टिव होगा। यानी ऊपर की तरफ को इनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने यहाँ से ध्यान रखनी है वो मैं आपको एक ट्रिक के फॉर्म में बताती हूँ। हम ए को इनसाइड लिख सकते हैं सी के, बट कभी भी सी को ए के इनसाइड नहीं लिख सकते। यानी कभी आपको स्टोरेज के क्वेश्चंस आएँ कि कैन वी स्टोर दिस सॉल्यूशन इन दैट दिस जिंक सल्फेट इन आयरन वेसल और नॉट, तो आपने क्या ध्यान रखना है? जो एनोड होना चाहिए उसका हमेशा सॉल्यूशन होना चाहिए और कैथोड का हमेशा होना चाहिए वेसल। अगर ये कंडीशन आपके पास है तभी आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास कैथोड का सॉल्यूशन दिया हो और एनोड का वेसल दिया है तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। जैसे इसके आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी स्टोर फेरस सल्फेट इन कॉपर वेसल? अब एक्टिविटी सीरीज़ में देखना है, आयरन एक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है, कॉपर एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आता है। यानी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है। यानी यहाँ पे फेरस सल्फेट कंबाइंड स्टेट में है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉपर के साथ। पहला तरीका सॉल्व करने का, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इनके बीच में होगा नो रिएक्शन। दूसरा तरीका याद रखने का, मैंने अभी बोला सी के इनसाइड हम ए को लिख सकते हैं, यानी सी का हमेशा वेसल होना चाहिए और ए का हमेशा सॉल्यूशन होना चाहिए। एनोड वाला जो होगा उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और कैथोड वाले का हमेशा वेसल होना चाहिए। अब ऊपर वाली चीज़ एनोड होती है, यानी फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और कॉपर का वेसल होगा, तो हम स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल? अब कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है। पहली चीज़, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके बना देगा FeSO4 प्लस Cu। दूसरी चीज़, हम
कैथोड का क्या लेंगे, वेसल लेंगे, और एनोड का क्या लेना चाहिए, सॉल्यूशन। बट यहाँ पे क्या है, कैथोड का सॉल्यूशन है, एनोड का वेसल है। दैट मीन्स वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। ये सिर्फ आपने ट्रिक अपने लिए यूज़ करनी है, बट जब आपने रीज़न देना है आपने यही देना है दैट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, देयरफॉर वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले ही कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। जब भी हमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर जो है उनको कंपेयर करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पे। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। दूसरी चीज़ जो जहाँ ये यूज़ होता है वो है कि कोई भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी एसिड के साथ रिएक्शन पे या नहीं। अगर वो मेटल लाई करती है एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। अगर वो मेटल हाइड्रोजन से नीचे लाई करती है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करती है। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। जब भी ईएमएफ ऑफ अ सेल कैलकुलेट करना है वहाँ ये यूज़ होता है कैसे, स्टैंडर्ड ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा उससे हम एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर बोलो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इससे हम ईएमएफ ऑफ अ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ सेल इज सेटअप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड्स एज फॉलोज। हमारे पास एक सेल देके रखी है Cu2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव Ag। इफ टू सेल्स वर्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। हमें बोला है ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा। अब हमें पता है ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ईएमएफ सीरीज के बेसिस पे हमारे पास एक कॉपर देके रखा है, सिल्वर देके रखा है। अब कॉपर सीरीज में ऊपर लाई करता है, सिल्वर सीरीज में नीचे लाई करता है, यानी कॉपर काम करेगा एनोड का और सिल्वर काम करेगा कैथोड का। तो ई नॉट सेल होगा इक्वल टू 0.80 माइनस 0.34 विच विल कम आउट टू बी 0.46 वोल्ट। इस तरह से हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ईएमएफ सीरीज। नेक्स्ट है नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन क्या कहाँ यूज़ होती है, ये शो करती है डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, कि ईएमएफ का कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए एक जनरल हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन गिविंग M। अब नर्नस्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ M सॉलिड ओवर Mn पॉजिटिव एक्वस। या फिर हम जब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2.303। तो इक्वेशन हो जाएगी ई नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ M सॉलिड ओवर Mn पॉजिटिव। यहाँ पे E शो करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, ई नॉट शो करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, आर होता है हमारा गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, जो एन होता है स्मॉल एन ये शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एफ होता है हमारा फेराडेज कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 96500 कूलम्स पर मोल, एम सॉलिड शो करता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल और इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू होती है 1। उसके अलावा Mn पॉजिटिव हमारा शो करता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। अब अगर टेम्परेचर हमने 298 केल्विन लेके रखा है तो वहाँ पे फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होगी 96500, आर जो होगा इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ई हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 298 अपॉन एन इंटू 96,500 कूलम्स पर मोल लोग 1 अपॉन Mn पॉजिटिव एक्वस। ओके, और इसको सॉल्व करते हैं लास्ट में तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑफ 1 अपॉन Mn पॉजिटिव एक्वस। अब ये जो नर्नस्ट इक्वेशन है, जब आपको
कोई भी टेम्परेचर आता है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, और जब हमें स्पेशली 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस दे के रखा होता है तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ये हाफ सेल के लिए हमारे पास नर्नस्ट इक्वेशन है। यहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। For example, calculate the reduction potential for the following half cell reaction at 298 Kelvin. 298 केल्विन पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी हाफ सेल के लिए। जैसे Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, हमें Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर एंड E नॉट गिवन है 0.80 वोल्ट। तो सॉल्यूशन हमें पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, E नॉट E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of 1 upon mn पॉजिटिव। अब यहाँ पे E नोट सेल दे के रखा है 0.80 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू, n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 log ऑफ 1 अपॉन Ag पॉजिटिव या आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 0.80 माइनस 0.0591 या फिर बोलो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.741 वोल्ट। इस तरह से हम नर्नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके ई सेल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे एक जर्नल रिएक्शन कंसीडर किया, Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव Cu, तो जिंक पॉजिटिव के लिए हमारा ईएमएफ आ जाएगा ये, कॉपर पॉजिटिव के लिए आ जाएगा ये दोनों 298 केल्विन पे हमने लिखे हुए हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन जिंक पॉजिटिव एक्वस एंड 1 अपॉन कॉपर पॉजिटिव एक्वस कॉपर के लिए। ये अगर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हमारा ई सेल आ जाएगा इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई नॉट ई कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस ई जिंक 2 पॉजिटिव जिंक। इनको सॉल्व किया, जो सेकेंड इक्वेशन है उससे 1 को माइनस किया, तो हमारा ई सेल आ गया इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ जिंक पॉजिटिव अपॉन कॉपर पॉजिटिव। या फिर बोलो जिंक होता है हमारा एनोड, कॉपर हुआ हमारा कैथोड। किसी भी अदर सेल रिएक्शन के लिए ई सेल होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ एनोड ओवर कैथोड। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।